अस्पताल के स्टूल पर बैठी परीज़े की आंखों से आंसू मोतियों की सूरत में बह रहे थे और जैसे जैसे नर्स उसके जले हाथ पर मरहम लगा रही थी वैसे वैसे ही वो तकलीफ से अपने होठों को दांतों में भींच रही थी, जबकि अमान दूसरे बेंच पर बैठा इस मासूम लड़की को बड़े गौर से देख रहा था। क्या किसी तकलीफ में इतना हुस्न में आ सकता है इंसान पर? वो हैरानी से उस लड़की को देख रहा था जो बेदर्दी से अपने गुलाबी होठों को मुसलसल चबा रही थी। जब नर्स ने दवाई लगाकर उसका हाथ छोड़ा तो उस लड़की ने भी अपने होठों को दांतों की कैद से आजाद कर दिया था, जिनमें से हल्का हल्का खून रिसने लगा था। इससे पहले कि अमान मजीद सोचता, नर्स ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। नाम क्या है तुम्हारा? तब से लेकर अब तक वो दिमाग में न जाने कितने ही नाम सोच चुका था कि हो सकता है कि ये नाम इस लड़की पर जचता हो, मगर जिस कदर वो खूबसूरत थी अमान को कोई भी नाम उसके लिए अच्छा नहीं लग रहा था। परीज़े, नाम तो बिल्कुल जचता है तुम पर। अमान ने तौसीफी निगाहों से परीज़े को देखा तो उसने कोई तासुर नहीं दिया। तभी मोरे का फोन आ गया। अमान, वो बनी हुई लड़की। अभी मोरे ने इतना ही कहा था जब अमान चुनचुलाकर बोला, मॉम बस कर दे, अभी मैं बाहर हूँ, ये किस्से बाद में सुना दीजिएगा मुझे, अभी नहीं सुन सकता। ये कहकर उसने फोन रख दिया। अब उसे अपनी माँ और उस लड़की से चिढ़ होने लगी थी जो उसके निकाह में आई थी। 2 माह होने को आए थे, इसी वजह से वो घर नहीं जाता था। आज जब घर आया तो अपनी माँ का जुल्म देखकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। उसे तो उस लड़की में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी जो उसके निकाह में बनी होकर आई थी। हत्ता कि अमान को उस लड़की का नाम तक याद नहीं था और मोरे थी जो दिन में 2 से 3 मरतबा उसे फोन करके उसकी बीवी की शिकायत लगाना जरूरी समझती थी। ऊपर से बुलाती भी उसे वो लड़की करके थी, जिससे अमान को अंदाजा ही नहीं हो सका कि वो लड़की यानी परीज़े उसकी बीवी है, जिसे देखकर कितने ही पल वो ठहर गया था। घर जाने के रास्ते में उसने एक कैफे पर गाड़ी रोक दी तो परीज़े ने उसे उलझ कर देखा। बस कॉफी पीनी है मुझे, आओ तुम भी कुछ ले लो। मगर परीज़े ने नफी में सर हिला दिया और बोली, मोरे डांटेंगी मुझे, घर जाना है, प्लीज मुझे घर ले जाएं आप। तुम्हारा दिमाग सही है? वहाँ तुम पर इतना जुल्म हो रहा था और तुम अब भी घर ही जाने की बात कर रही हो, जरा खिसकी विस्की तो नहीं हुई तुम? अमान ने हैरत से पूछा तो परीज़े खामोश बैठी रही। उसने ना हाँ बोला और ना ही ना। अच्छा रुको, मुझे कॉफी पीनी है, वो तो पीकर ही जाऊंगा मैं। ये कहते हुए अमान ने गौर से परीज़े को देखा जिसके होंठों पर अब खून जम चुका था। ठीक है, आप पी ले, मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ। परीज़े के जवाब पर अमान को अपनी सुबकी महसूस हुई। वो शख्स जिससे बात करने के लिए लड़कियां तरसती थी, वो उस लड़की से बात कर रहा था और जवाब में उसे इग्नोर कर रही थी, तो अमान का झुंझुलाना बनता था। अच्छा रुको, ये कहकर वो चला गया और चंद ही मिनटों में अपनी कॉफी लेकर गाड़ी में आ बैठा। बाकी सारा रास्ता खामोशी से कटा। कैसे ही घर पहुंचे तो अमान ने उसे दरवाजे पर उतार दिया और कहा, मोरे मेरे मुतालिक पूछे तो बता देना, किसी जरूरी काम से गया हूँ। परीज़े ने हैरत से उसे देखा, फिर अस्पात में सर हिलाकर अंदर आ गई। उसकी धड़कनें अब जाकर थमी थी, वरना पूरे रास्ते वो अपने जिस्म की लर्जिश को ही छुपाने में हलकान होती रही थी। 2 माह बाद उसने अपने शौहर को देखा था। अमान का नाम तो उसे मालूम था, मगर देखा उसने पहली मर्तबा था। ऊपर से ये खौफ भी था कि कहीं वो अपनी माँ की तरह ही जालिम न हो, लेकिन वो वैसा नहीं था, बल्कि उसके एहसासात अभी तक जिंदा थे। न जाने क्यों अंदर आते आते परीज़े के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दौड़ चुकी थी जो मोरे ने कमरे की खिड़की से ही देख ली थी, और अब उनके दिल पर बर्छियां चल रही थी कि आखिर उन्होंने उन दोनों को एक साथ जाने ही क्यों दिया था। आ गई हो तुम? परीज़े अभी हवेली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल भी नहीं हुई थी जब मोरे ने तीखी आवाज में पूछा तो वो एकदम से सहम गई। अमान कहाँ है? मोरे ने तेज लहजे में पूछा तो उसने वही बताया जो अमान ने उसे कहने के लिए कहा था कि उन्हें जरूरी काम था तो वो चले गए। ये सुनते ही मोरे तेजी से आगे बढ़ी और परीज़े के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़कर मरोड़ने लगी। तुम कल की आई लड़की की खातिर? एक तो वो मुझे यहाँ छोड़कर तुम्हें डॉक्टर के पास ले गया, दूसरा मेरा फोन बार बार काट रहा है। बताओ क्या कहा है तुमने उसे? परीज़े मुसलसल दर्द से चीख रही थी, मगर मोरे भी उसकी चीखों के साथ बालों पर अपनी गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर करती जा रही थी। मोरे, मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें, परीज़े ने बमुश्किल कहा, मगर उन्होंने नफी में सर हिलाया और बोली, इतनी मासूम तुम हो नहीं जितनी नजर आती हो, कर लो अपने दिल की, लेकिन याद रखना उसी अमान के हाथों तुम्हारी बोटियां करवाऊंगी। मोरे ने ये कहकर उसे धक्का दिया और वो औंधे मुंह फर्श पर जा गिरी। उसकी थोड़ी पर खराशी आ गई थी जिनमें से हल्का हल्का खून निकलने लगा। जब वो वहाँ से चली गई तो परीज़े बमुश्किल खड़ी हुई और खड़े होते हुए उसे इल्म हुआ कि उसकी टांग में भी शदीद किस्म का बल आ गया है। वो बेहद मुश्किल से खुद को घसीटते हुए अपने कमरे में गई और जाते ही हिचकियां ले लेकर रोना शुरू कर दिया। आखिर क्यों हो गई थी इतनी अचानक से उसकी जिंदगी मुश्किल? उसने तो किसी को कुछ नहीं कहा था, फिर क्यों हुआ ऐसे? अच्छा हुआ खादिम मर गया, बहुत अच्छा हुआ। अगर मुझे मौका मिलता तो उसे मैं अपने हाथों से मार देती। मुझे दुख सिर्फ ये है कि उसे मैंने क्यों नहीं मारा। बस रोते रोते उसके दिमाग में एक बागी सोच आई तो परीज़े ने फौरन से अपने आंसू साफ कर लिए। जो भी है, इस गुनाह की सजा मुझे ही भुगतनी है। अगर उसे मैं मारती तब भी और अगर मेरे भाई ने मारा तब भी, लेकिन मुझे खुशी है उस जैसा कचरा इस दुनिया पर मजीद नहीं है। वो शदीद जज्बाती होकर सोच रही थी, अगर मौका मिला तुम्हारे खानदान में खादिम जैसा जितना भी कचरा है सब साफ कर दूंगी। मैं इस मर्तबा अपने भाई से नहीं कहूंगी बल्कि खुद करूंगी।
उसने मोरे को तखय्युल में लाते हुए कहा तो उसके बाद हल्का सा मुस्कुरा कर बिस्तर पर लेट गई। अब उसे पुरसुकून नींद आने वाली थी और ये बात परीज़े अच्छे से जानती थी। दूसरी जानिब मोरे मुसलसल अमान को फोन कर रही थी, मगर वो भी उसी रवानी से उनका फोन काट रहा था। पता नहीं कौन सी घड़ी थी कि उसने मोरे की बात मानकर उस लड़की से निकाह कर लिया था। अमान को समझ नहीं आता था कि ना वो उस लड़की को इस घर में लाया है, ना ही वो उसकी पसंद है, फिर मोरे क्यों बार बार फोन करके उसकी शिकायतें मुझे लगाती हैं। लेकिन एक बात तो वाज़ेह थी कि मोरे ये चाहती थी कि अमान हवेली वापस आ जाए और उस लड़की पर वैसे ही जुल्म करे जैसे वो चाहती थी, और तभी अमान हवेली वापस नहीं आ रहा था। लेकिन आज परीज़े को देखकर अमान का दिल चाहा वो सचमुच हवेली चला जाए, बल्कि उसे हैरत इस बात पर ज्यादा थी कि मुलाजमीन इतने खूबसूरत कब से होने लगे हैं, मगर वो जाकर उस जुल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहता था जो उसकी मोरे मुलाजमीन पर करती थी। और ये भी अमान जानता था कि अगर उसने परीज़े के लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार किया तो मोरे खड़े पैरों उसे घर से निकालना बुरा नहीं जानेंगी, लेकिन वो कभी भी उस मुलाजमा की शादी उससे नहीं करवाएंगी, तो बेहतर था वो इन सब मामलों से दूर ही रहे। तकरीबन रात का तीसरा पहर था जब परीज़े अपने कमरे में सो रही थी। उसकी नींद पहले बहुत गहरी हुआ करती थी, लेकिन जब से वो इस हवेली में आई थी उसकी नींद हल्के से शोर से ही खुल जाती थी। मगर आज वो जख्मों से चूर थी तो थककर गहरी नींद में ही सो रही थी। एक मर्तबा उसे यूं लगा जैसे खिड़की से कोई उसके कमरे में कूदा है। चूंकि कमरे की सारी बत्तियां बंद थी तो अंधेरे में उसे कुछ भी नजर नहीं आया। वो दोबारा से मुंह पर कपड़ा डालकर सोने की कोशिश करने लगी, जब फिर उसे अपनी चारपाई के साथ किसी का टकराव महसूस हुआ, जैसे कोई अंधेरे में चलता हुआ उसकी चारपाई के साथ टकरा गया हो। परीज़े अब की मर्तबा उठ बैठी और आंखें खोल खोल कर चारों जानिब देखा, मगर अभी भी उसे अपना वहम महसूस हुआ कि कमरे में उसके अलावा कोई भी नहीं है। परीज़े वापस खामोशी से लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। काफी देर तक दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं हुई जिससे वो खबरदार होकर चौकन्ना हो जाती। अभी वो कच्ची पक्की सी नींद में थी जब एकदम से उसे अपने ऊपर भार महसूस हुआ। फिर किसी ने अपना हाथ पूरी मजबूती से परीज़े के मुंह पर रख दिया ताकि उसके मुंह से कोई आवाज वगैरह ना निकल सके। परीज़े की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उसने खुद को बचाने और चीखने की बहुत ज्यादा कोशिश की, मगर नाकाम रही, क्योंकि उसके ऊपर हावी होने वाला वजूद काफी ताकतवर था। अब हर गुजरते लम्हे के साथ उस वजूद ने परीज़े के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। वो खुद को बचाना चाहती थी मगर उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। लेकिन जब वो शख्स हद से बढ़ने लगा तो परीज़े की आंखों से पानी बहना शुरू हो गया और उसने दिल ही दिल में रब से मदद मांगते हुए पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को धक्का दे दिया जो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा था। परीज़े ने उसे मजीद मोहलत नहीं दी और तेजी से अपने तकिए के नीचे से चाकू निकालकर उस शख्स में घोंप दिया, यहाँ तक कि इतना भी एहसास नहीं रहा कि वो चाकू किस जगह पर लगा है। उस आदमी की चीखों से डरकर परीज़े ने छुरी वैसे ही छोड़ दी और बाहर की तरफ भागी, लेकिन वो चीखें पहले ही अपना काम दिखा चुकी थी। हवेली के बाकी अफराद उठकर वहां उसके कमरे के बाहर आ गए और जब उन्होंने परीज़े को यूं बाहर भागते हुए देखा तो मोरे ने उसे जोर से पकड़ लिया, मगर वो मुसलसल रोते हुए एक ही बात कर रही थी कि मेरे कमरे में किसी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। जब कमरे की बत्ती ऑन करके देखा तो सब दंग रह गए, क्योंकि उस कमरे में अमान के चचा का बेटा बेहोशी की हालत में फर्श पर लेटा हुआ था और उसके पेट में घोंपी गई छुरी से खून भल भल बाहर निकल रहा था, यानी उसकी हालत काफी नाजुक थी। परीज़े को फिलहाल नजरअंदाज करके उसे अस्पताल लेकर गए तो मोरे ने परीज़े को भी अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। चचा ने मना किया कि इस मनहूस को क्यों अपने साथ लेकर जा रहे हैं, इसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है। तो मोरे ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया कि इसे घर छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, जो लड़की मारने का हौसला रखती है वो यहाँ से भाग भी तो सकती है। अस्पताल पहुंचकर अमान को भी फोन कर दिया गया। इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद इल्म हुआ कि जाहिद की हालत खतरे से बाहर है। चचा ने तो उसी वक्त पुलिस को बुला लिया। परीज़े कोने में नीचे सहम कर बैठी हुई थी। जब पुलिस आई तो उसकी तो जान ही फना होने लगी। उसने भागकर पुलिस के एक अफसर से कहा, सर मुझे यहाँ से ले जाए, ये मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं। वो अफसर मोरे को जानता था और उनकी ताकत से भी वाकिफ था। उसने मोरे को देखा और पूछा, मैडम इस लड़की का क्या करना है? मोरे ने उसे कमरे में जाने का इशारा किया तो वो परीज़े की बात सुने बगैर जाहिद का बयान लेने चला गया। पीछे मोरे ने परीज़े की कलाई थामी और खामोशी से उसे अपने साथ बेंच पर बिठा लिया, क्योंकि इस वक्त वो कोई भी तमाशा नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद जब पुलिस अफसरान बाहर आए तो उन्होंने बताया कि जाहिद ने इस लड़की के खिलाफ बयान देते हुए कहा है कि इसने आधी रात को जाहिद को अपने कमरे में बुलाया और कहा वो यहाँ से भागना चाहती है, उसकी भागने में मदद की जाए। बदले में वो जो मांगेगा वो उसे देने के लिए तैयार है, मगर जाहिद ने उसे मना कर दिया। तो पहले तो परीज़े ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, हत्ता कि अपनी खिदमत तक भी पेश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो परीज़े ने बेदर्दी से उसे छुरी मार दी। इसके बाद वो वहाँ से भागने लगी तो घर वाले तब तक वहाँ पहुँच चुके थे। परीज़े के सामने वो मोरे को जाहिद का यह बयान पढ़कर सुना रहा था। परीज़े ने इस बात की नफी की और ऊंची आवाज में बोली, वो शख्स झूठ बोल रहा है, मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं बुलाया, उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, बस इसीलिए मैंने छुरी मार दी। मैं चाकू तकिए के नीचे रखकर सोती हूँ, डर लगता है इसलिए वो बंदा झूठ बोल रहा है। मगर मोरे ने पुलिस अफसर को इशारा किया कि वो मजीद कार्रवाई के लिए परीज़े को अपने साथ थाने लेकर जा सकते हैं। परीज़े ने नफी में सर हिलाया, मगर मोरे ने उसकी कलाई फीमेल पुलिस ऑफिसर को पकड़ा दी। परीज़े ने चीख चीख कर पूरा अस्पताल सर पर उठाया हुआ था।
उसी वक्त जब परीजे को वो लोग लेकर जा रहे थे तभी अमान वहाँ आ गया। उसने हैरत से पूछा कि इसको क्यों लेकर जा रहे हैं और जाहिद को क्या हुआ है। वो हैरत से मोरे से ये सब कुछ पूछ रहा था। जब परीजे ने कॉरिडोर में मुड़ने से पहले गर्दन पीछे करके अमान को देखा और पूरी आवाज से बोली, अमान ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं बेकसूर हूँ, जाहिद ने बदतमीजी की थी मेरे साथ। अभी वो कुछ और भी बोल रही थी लेकिन पुलिस वाले उसे लेकर कॉरिडोर से तब तक मुड़ चुके थे। अमान ने हैरत से मुड़कर उस लड़की को देखा जो बड़े दावे से उसे बुला रही थी। ऊपर से उसकी बॉडी लैंग्वेज और लहजा कहीं से भी किसी मुलाजमा का नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो पूरे हक से उसका नाम बुलाते हुए अपनी बात कर रही थी। अमान अजीबोगरीब शशोपंज में पड़ चुका था। उसने मोरे को देखा तो मोरे ने उसे वही बात बताई जो जाहिद ने बयान दिया था। लेकिन ये मुझे ऐसे क्यों बता रही है? मोरे ने कंधे उचका दिए। वैसे भी अभी वो किसी से बात करने के मूड में नहीं थी। ऊपर से आधी रात की जागी हुई थी तो वो काफी थक चुकी थी। बाकी घर वाले वहाँ जितने भी मौजूद थे उन सब ने यही बताया कि हमने शाहिद की चीखें सुनी थी। जब आगे आए तो ये लड़की भाग रही थी और जाहिद के पेट में उसने छुरी घोंप रखी थी। अमान जो परीजे के लिए कल से अपने दिल में एक नरम गोशा महसूस कर रहा था, ये सारी सूरत-ए-हाल देखकर काफी परेशान और अचंभे का शिकार हो चुका था। उसे यकीन नहीं आता था कि ये मक्खन मलाई की बनी नाजुक सी लड़की ऐसा काम भी कर सकती है भला। लाख चाहने के बावजूद उसे किसी की बात पर भी यकीन नहीं आ रहा था। जैसे परीजे रोते हुए उसे बता रही थी कि जाहिद ने उसके साथ बुराई करने की कोशिश की है, उसे तो वही हक बचाने लग रही थी। मगर इस बात का फैसला वो अभी नहीं करना चाहता था, क्योंकि अमान ने सोच दिया था कल ही वो जाकर परीजे से खुद थाने में मिलकर असल बात पूछेगा। वो हवेली वापस आया तो अचानक से उसे अपनी बीवी का ख्याल आया कि वो कहाँ है। इस सारी सूरत हाल में उसने उस बनी हुई लड़की को एक मर्तबा भी नहीं देखा था। अचानक एक मुलाजमा उसे दिखाई दी तो अमान ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा, कहाँ है वो लड़की? कौन लड़की साहब? मुलाजमा ने हैरत से पूछा। अमान को अब समझ नहीं आ रही थी कि कैसे वो उस बनी हुई लड़की का पूछे, मगर उसकी नौबत भी नहीं आई क्योंकि बाहर मोरे ने उस मुलाजमा को बुला लिया था। वो खामोश हो गया और अगले दिन जब परीजे से मिलने गया तो वो मुसलसल एक ही बात कहे जा रही थी, अमान जाहिद ने बदतमीजी की थी मेरे साथ, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो। क्यों यकीन करूँ मैं तुम्हारी बात का? अमान ने बनते हुए पूछा, लेकिन अंदर ही अंदर न जाने क्यों उसे परीजे से हमदर्दी महसूस हो रही थी। क्योंकि बीवी हूँ मैं आपकी, ये कहकर परीजे ने रोना शुरू कर दिया और अमान की हालत ऐसी थी गोया काटो तो बदन में लहू नहीं। क्या सच में परीजे ही वो लड़की थी जिसके साथ उसका निकाह हुआ था? क्या क्या कहा है तुमने? अमान ने यकीन दहानी के लिए पूछा तो परीजे ने सिसकते हुए कहा, ठीक है, बीवी के तौर पर कबूल न करो, वैसे भी मुझे तुम अमीर जातों से इतनी उम्मीद भी नहीं है, लेकिन क्या इंसान होने के नाते तुम मेरा दुख समझ सकते हो? परीजे और भी कुछ कह रही थी मगर अमान को सुनाई दे ही कब रहा था। उसे सिर्फ यही बात अपने कानों में बजती हुई महसूस हो रही थी कि परीजे उसकी बीवी थी। इतने में थानेदार ने आकर वक्त खत्म होने का बोल दिया और ना चाहते हुए भी अमान उसे कोई दिलासा दिए बगैर वहाँ से वापस आ गया। अगले रोज जाहिद भी घर आ गया था। डॉक्टर के मुताबिक जख्म थोड़ा गहरा था जो महज आराम करने और चंद दवाइयों से ही ठीक हो जाना था। जाहिद भी अपनी बात पर पक्का था। जब परीजे की अदालत में पहली पेशी हुई तो हैरत अंगेज तौर पर परीजे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। कमरे अदालत में मोरे, अमान और इक्का दुक्का अफराद के अलावा व्हील चेयर पर जाहिद भी मौजूद था। जब वकील ने परीजे से सवालात शुरू किए तो उसने हाथ उठाकर वकील को बोलने से मना कर दिया। फिर खुद स्पाट लहजे में बोली, जाहिद ने जो बयान मेरे खिलाफ दिया है वही सब है। मैं हवेली में कैदियों किसी हैसियत से रह रही थी, मुझे फरार चाहिए था, लेकिन हवेली का सख्त पहरा होने के बायस मेरे लिए वहाँ से भागना बेहद मुश्किल काम था। मैंने जाहिद को इस काम के लिए चुना। रात के दूसरे पहर मैंने जाहिद को बुलाकर इस काम के लिए राजी करने की कोशिश की और बदले में उसे हर शय का लालच दिया, लेकिन वो बजाय मेरा साथ देने के मुझे इस काम से रोकने लगा। साथ ही ये भी कहने लगा कि तुम वन्नी होकर आई हो और जो लड़कियां वन्नी होकर आती हैं उनकी किस्मत में यूं ही सारी उम्र हवेली में एक मुलाजमा की तरह ही रहना होता है। बस मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने जाहिद को छुरी दिखाते हुए वहाँ से पीछे हटने की धमकी दी, मगर वो मुझे मुसलसल रोकता रहा। उस पर गुस्से में आकर मैंने जाहिद पर हमला कर दिया और इससे पहले कि मैं भागने में कामयाब होती बाकी घर वालों ने आकर मुझे रोक लिया। ये कहकर वो खामोश हो गई। जहाँ अमान को उस बयान पर हैरानी हो रही थी वहाँ बाकी सब अफराद भी हैरत ज़दा थे कि वो लड़की जो कल तक जाहिद को मुजरिम गिरदान रही थी आज कैसे यूं अचानक से अपना जुर्म कबूल कर सकती है भला। मोरे खुद हैरान दिखाई दे रही थी, जाहिद भी हैरान था। खैर अदालत ने फैसले के लिए अगली पेशी दे दी क्योंकि इसमें एक और केस की मुदाखलत हो रही थी और वो वन्नी का केस था। जब परीजे को पुलिस वहाँ से लेकर जाने लगी तो अमान ने उससे बात करना चाहिए, मगर परीजे ने मना कर दिया कि वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती है। अमान ने उस नाजुक सी लड़की को गौर से देखा जो उस वक्त पत्थर की सी मूरत लग रही थी। उसके चेहरे के तासुरात एकदम तने हुए थे और निगाहें स्पाट थीं। आंखों में न आंसू था न ही यकीन दहानी की कोई रमक। वो खामोशी से जाकर पुलिस के डाले में बैठ गई। अमान उसके पीछे जाने लगा तो मोरे ने मना कर दिया कि तुम इस लड़की के पीछे नहीं जाओगे, अब जो होगा उसे भुगतने दो। मुझे भी अंदर कहीं शक था कि हो सकता है जाहिद ने वाकई उसके साथ बदतमीजी की हो, मगर इसका अंदाज, लहजा और बातें देखकर लगता है कि कोई उसके साथ बदतमीजी करने की जुर्रत कर सकता है। खबरदार अमान, उस लड़की के पीछे मत जाना, पहली और आखिरी मर्तबा रोक रही हूँ मैं तुम्हें।
अमान ने मोरे को मनाना चाहा मगर वो अपनी बात पर बिल्कुल डटी हुई थी। उनके लहजे में जरा सी भी अलचक महसूस नहीं हो रही थी। अमान ने मोरे की बात मान ली और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे जाना चाहिए था, परीजे के दिल का हाल मालूम करना चाहिए था। आखिर को वो उसकी बीवी थी और यही उसने गलती की थी। परीजे 2 दिन जेल में उसका इंतजार करती रही मगर अमान अपनी मोरे के वादों में जकड़ा हुआ थाने नहीं पहुंच सका। लेकिन फिर हवेली ये खबर पहुंच गई कि परीजे जेल से भाग गई है। ये बात अमान के लिए एक नया धचका था। उसे जब बताया जा रहा था कि परीजे जेल से भाग गई है तभी वो बेयकीनी के आलम में गाड़ी लेकर जेल गया तो वाकई जो खबर सुनी थी उसकी तस्दीक हो गई थी। लेकिन वहाँ उसके लिए परीजे एक खत छोड़कर गई थी जिसमें बमुश्किल 2 से 3 सतरें लिखी हुई थी। काश आपने इंसानियत दिखाकर मुझे इंसान समझा होता, मेरा पता लिया होता तो आज मेरी ऐसी हालत नहीं होती। परीजे भाग चुकी थी जेल से। जब अमान ने इस बात की खोज लगाई कि वो कैसे भागी है तो पता चला कि कोई आदमी उससे मिलने आया था। बस उसके बाद किसी तरह से वो ताला तोड़कर भाग गई है। ये बात बड़ी अनहोनी थी कि परीजे जिसे हाथ लगाते हुए डर लगता था भला वो कैसे ताला तोड़ सकती है। और आदमी? कौन आदमी? उसका भाई? क्या उसके भाई ने भगाया हो उसे यहाँ से? ये एक पहेली थी जिसे कोई भी नहीं सुलझा पा रहा था। अमान ने परीजे के घर और हर मुमकिन जगह पर उसके ठिकाने को तलाश किया मगर बेसुध। परीजे उसे कहीं भी नहीं मिली थी। अब तो मोरे उसे दिन रात बद्दुआएं देती नहीं थकती थी। अमान ने परीजे को ढूंढने की बेहद कोशिश की मगर वो इतनी कोशिशों के बावजूद उसे नहीं मिली थी। मगर एक रोज अचानक से परीजे उसकी गाड़ी से टकराकर बेहोश हो गई। चंद लम्हों के लिए तो अमान को लगा ये इत्तेफाकी बात है मगर नहीं, ऐसा नहीं था। इस बात का भी अमान को एहसास हो गया था कि परीजे जानबूझकर उसकी गाड़ी से टकराई है। लेकिन ये एहसास अमान को बहुत देर के बाद हुआ था। वो उसे सीधा अस्पताल लेकर जाना चाहता था मगर परीजे ने मना कर दिया तो वो उसे अपने एक अपार्टमेंट में ले आया। जहाँ आते ही सबसे पहला सवाल अमान ने यही किया कि तुम जेल से क्यों भागी जब अपना जुर्म कबूल कर ही लिया था तो। इस बात पर परीजे पहले तो खामोश रही, फिर नरमी से बोली, मैं डर गई थी कि कहीं मुझे सजाए मौत न हो जाए, बस इसीलिए। अमान मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। अगर मुझसे निकाह कर लिया था तो खबर तो लेते, इंसानियत नाम की भी चीज होती है। मगर तुम्हारी मोरे ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। अगर मैं चाहती तो अब भी ना आती, मगर मैं तुमसे मिलना चाहती थी। क्यों? अमान ने हैरत से पूछा। मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? जब भाग गई थी तो? और वो खत, उसका क्या मतलब था? परीजे ने गहरा सांस लिया और बोली, या तो मुझे इस सारी झंझट से निकालो या फिर मुझे तलाक दे दो। मैं यूं 2 कश्तियों की मुसाफिर बनकर नहीं रह सकती हूँ। मुझे आज़ादी चाहिए। मैं इतना भी जानती हूँ कि तुम अपनी माँ की तरह जालिम नहीं हो और अगर तुम्हारा भाई खुद्दाम मरा है तो जरूर उसने कुछ ऐसा वैसा किया होगा, तो ही मेरे भाई ने उसकी जान ली होगी। उस बात पर अमान भड़क कर बोला, मेरा भाई कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर सकता। मैं उसे अच्छे से जानता था। वो इंतहाई शरीफ और नफ्स इंसान था। फिर तो जाहिद ने भी कुछ नहीं किया होगा। इस बात का यकीन होगा तुम्हें? परीजे ने तंज़ीह अंदाज में कहा तो अमान चौंक कर बोला, यानी क्या कहना चाह रही हो तुम? उस रात गलती जाहिद की थी? ये सोचकर अमान का खून खौलने लगा मगर परीजे ने जल्दी से नफी में सर हिलाया और बोली, नहीं, उसका गुनाह नहीं था, मेरी गलती थी जो जुल्म से बर्दाश्त करती रही। मुझे पहले भाग जाना चाहिए था तो आज इतनी मुश्किलात में न फंसी होती। मुझसे क्या चाहती हो? अमान ने बात मुख्तसर करना चाही तो परीजे ने बड़े एतमाद से कहा, मुझे तलाक चाहिए। नहीं देनी तो अपनी बीवी के तौर पर कबूल करो मुझे। मैं ये भागने की जिंदगी मजीद नहीं गुजार सकती हूँ। ये बात अमान के लिए खुशी की भी थी और परेशान कुन भी, क्योंकि जिस लड़की को उसने पहली ही निगाह में अपना लिया था वो उसकी बीवी भी थी और उसके साथ रहने की ख्वाहिश भी कर रही थी। और दूसरी परेशानी की बात ये थी कि थाने और पुलिस के रिकॉर्ड में वो फरार मुजरिम थी, तो अमान भला उसे कैसे अपने साथ रख सकता था? अगर रखता और घर वालों को इस बात का इल्म हो जाता तो सबने उसे गुनहगार समझना था कि अमान ने ही परीजे को जेल से भागने में मदद की है। सो वो काफी शशोपंज का शिकार था जब परीजे ने उसे दोबारा जल्दी फैसला लेने का कहा। उस रात तुम्हें जेल से भगाया किसने था? परीजे ने गौर से अमान को देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, हालांकि मुझे भगाने के लिए तुम्हें आना चाहिए था अमान, मगर तुम नहीं आए तो ये तुम्हारा सरदर्द नहीं है कि उस रात मुझे वहाँ से किसने निकाला था। ये कहकर परीजे ने बड़े अंदाज में पीछे कुर्सी के साथ टेक लगाई। तुम इतनी मासूम नहीं हो जितनी नजर आती हो, अमान ने अफसोस से कहा तो परीजे नफी में सर हिलाकर बोली, नहीं अमान, मैं इतनी ही मासूम थी, मगर जानते हो मुझे ऐसा बनाने में किसका हाथ है? तुम्हारे घर वालों का, उस कहानी का, उस किरदार का जो खुद तो मर गया मगर मेरे लिए तुम्हारे घर के भूल भुलैया पीछे छोड़ गया। वो वाकई उस वक्त मासूम नहीं लग रही थी। अमान के पूरे बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई क्योंकि उसे परीजे को देखकर खौफ महसूस हो रहा था। महज थोड़े से दिनों में ही वो कितनी बदल चुकी थी। उसे अच्छे से याद है जब मोरे उसका हाथ जला रही थी और वो उसे अस्पताल लेकर गया था, कितनी डरी हुई थी परीजे, और ये किस कदर निडर होकर उसके सामने बैठी थी। अमान को रश्क आने लगा। हाँ ठीक है तुम्हारा। याद आने पर उसने परीजे के हाथ के मुतालिक पूछा तो वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ऐसी बातें मत पूछो अमान, बिला वजह मैं तुमसे उम्मीद लगा बैठूंगी, फिर जब मुझे तुम छोड़ दोगे तो इसका भी दुख होगा। है तुम्हारे लिए चॉइस रख रही हूँ, या बीवी के तौर पर कबूल करो या मुकम्मल छोड़ दो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। और यही अमान ने उसे बीवी के तौर पर कबूल कर लिया था। परीजे को यकीन नहीं आ रहा था कि अमान इतना दिलेराना फैसला भी कर सकता है, मगर वाकई में ऐसा हो गया था।
कितनी ही देर वो शौक के आलम में बैठी यही सोचती रही कि क्या वाकई अमान ने उसे अपनी बीवी न सिर्फ मान लिया है बल्कि अपने साथ रहने की इजाजत भी दे दी है। मगर एक बात याद रखना परिजय, तुम इसी अपार्टमेंट में रहोगी अकेले, कहीं बाहर नहीं निकलोगी और जो मैं कहूँगा वो सब मानोगी। बदले में मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा और तुम्हारे साथ न खुद ऐसा कोई जुल्म करूंगा जो तुम्हें तकलीफ दे, ना ही दूसरों को इजाजत दूंगा। मैं खुले दिल से तुम्हें अपनी बीवी मानता हूँ। परिजय कितनी देर बैठी अमान को देखती रही, मगर जब उसे यकीन हो गया तो फौरन से उठकर अमान के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अमान भी रो रहा था, लेकिन वो खुश था कि उसने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली है। लेकिन उसने परिजय को सबसे छुपाकर इस अपार्टमेंट में रखा हुआ था। तकरीबन परिजय को वहाँ आए हफ्ता हुआ होगा जब एक दिन इंतहाई परेशानी के आलम में अमान अपनी छोटी बहन को लेकर उस अपार्टमेंट में आया। परिजय उसकी बहन निदा को देखकर बहुत हैरान हुई, जो 16-17 बरस की बड़ी मासूम और प्यारी सी बच्ची थी। हैरत परिजय को इस बात पर थी कि जब अमान ने उसे छुपाकर रखने का फैसला किया है तो अपनी बहन को यहाँ पर क्यों लाया है? क्या वो घर जाकर ये बात सबको बताएगी नहीं? परिजय को अपनी फिक्र होने लगी थी। उसने अमान से इस बात का जिक्र किया तो अमान ने साफ साफ कह दिया कि निदा अब से यही रहेगी। हो सकता है ये हवेली जाए, लेकिन ये मुश्किल अमर है। क्यों? परिजय के पूछने पर अमान ने परेशानी से बताया कि इसे कुछ हो गया है। 1 हफ्ता हो गया है, न कुछ खाती है न बोलती है, बस खामोशी से बैठी रहती है। हत्ता कि हवेली के मकीनों को देखकर डरने भी लगती है। इस बात पर परिजय चौंक गई, क्योंकि जो कुछ अमान उसे बता रहा था वो बहुत अच्छे से समझ रही थी, मगर उसने ऐसी वैसी किसी बात का जिक्र भी अमान के सामने नहीं किया था। क्या यहाँ पर ये ठीक हो जाएगी? परिजय ने अमान को कुरेदते हुए पूछा तो वो नरमी से बोला, मैं इसका इलाज करवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि ये ठीक हो जाए, वरना शायद यहीं रहे। फिर क्या मैं इससे दोस्ती करने की कोशिश करूं? परिजय ने ये बात पूछी तो अमान खुशी से बोला, मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरी बहन वापस जिंदगी की तरफ आती है तो। हवेली में ये डरने बहुत लग गई थी। मोरे तो उसे पीरो फकीरों के पास लेकर जाना चाहती थी, तभी मैं इधर ले आया, क्योंकि जमाना ठीक नहीं है आजकल का। परिजय ने समझकर इस बात में सर हिला दिया। उसने निदा से बात करने की भरपूर कोशिश की, मगर उस लड़की ने गोया कसम खा रखी थी कि वो बिल्कुल भी मुंह से एक लफ्ज नहीं बोलेगी। 2-3 दिन तो ऐसे ही चलता रहा। इन दिनों अमान भी घर पर ही था। एक रोज अमान ने उसे डॉक्टर के पास लेकर जाने का फैसला किया तो निदा बहुत रोई, मगर उसने डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया और बोली, अगर आप जबरदस्ती मुझे लेकर गए तो मैं वहाँ से भाग जाऊंगी। सूरत हाल काफी परेशान कुन बन चुकी थी, जिसका हल परिजय ने निकाला और कहा, मैंने BS साइकोलॉजी कर रखी है, अगर आप कहें तो क्या मैं कोशिश करके देख सकती हूँ। अमान ने उसे इस बात की इजाजत तो दे दी, लेकिन वो अभी भी मुतमईन नहीं था। लेकिन फिर एक ही दिन में परिजय को उसे अपने साथ कमरे में ले गई और खुद कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अमान को कमरे से रोने की आवाजें सुनाई देने लगी तो उसने बेचैन होकर जोर से दरवाजा बजा डाला। जब परिजय ने दरवाजा खोला तो अमान ने आओ देखा न ताओ आगे बढ़कर परिजय के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए और तनफ्फुर से पूछने लगा, बताओ क्या किया है तुमने मेरी बहन को, बताओ। वो गुस्से से पूछता जा रहा था, जबकि परिजय ने उसका ये शदीद रूप पहली मर्तबा देखा था। वो बस खामोशी से टकर टकर अमान का चेहरा देख रही थी, जिसने वादा किया था कि वो उसके साथ अच्छा सलूक करेगा, कभी हाथ नहीं उठाएगा। फिर अब महज अपनी बहन की रोने की आवाज सुनकर ही वो उस पर हाथ उठाने को दौड़ा था। इससे पहले कि परिजय कुछ कहती, निदा ने खुद ही बता दिया कि इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, इन्हें छोड़ दें। फिर क्या बात है गुड़िया, क्यों रो रही थी? अमान परिजय को छोड़कर वापस उसके पास आया तो वह फिर से खामोशी की चादर ओढ़कर बैठ गई। इस वाक़े के बाद परिजय ने अमान को बिल्कुल भी 2 से 3 दिन नहीं बुलाया। एक रोज वो निदा को लेकर बाहर गई। अमान को उसकी हरकतें बहुत मशकूक लग रही थी। उसकी तैयारी, यूं बुर्का पहनना और ना जाने क्या कुछ। अमान को शक होने लगा कि वो कुछ गलत करने जा रही है, मगर वो खामोशी से बैठा अपनी सोचों की नफी करने लगा। निदा और परिजय को वापस आने में काफी देर हो गई थी। जब वो वापस आई तो अमान ने परिजय से पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी और गई कहाँ पर थी? जिस पर वो चटक कर बोली, इतनी बेसब्री हो रही थी तो हमारे साथ खुद चले जाना था। अमान का दिल चाहा वो इस लड़की का मुंह तोड़ दे, लेकिन उसने सब्र से काम लिया, क्योंकि आज गैर महसूस तौर पर निदा काफी खुश लग रही थी। उससे छोटी छोटी बातें भी करने लगी। उसके चेहरे पर जो एक तनाव की सी कैफियत थी वो भी जाती रही थी। काफी हद तक निदा पुरसुकून हो चुकी थी। अमान ने 1-2 मरतबा निदा से भी पूछा कि कहाँ लेकर गई थी तुम्हें, तो वो खामोश हो गई। उस बात का जवाब निदा ने भी नहीं दिया था। अब अमान को हैरत होने लगी थी, लेकिन वो चुप कर गई, क्योंकि उसकी बहन ठीक हो रही थी और उसके लिए यही बात काफी थी। फिर वो हुआ जो अमान ने कभी सोचा भी नहीं था। हवेली से फोन आ गया कि जाहिद का कत्ल हो गया है। अमान बहुत हैरान हुआ कि भला कैसे इतनी अचानक उसका कत्ल हो सकता है और कौन कर सकता है ये कत्ल। लेकिन ये उक्ता भी 2 दिन बाद खुल गया, जब पुलिस उसके घर के दरवाजे पर मौजूद थी। अपार्टमेंट के दरवाजे पर लगे कैमरे से अमान ने पहले ही पुलिस को देख लिया था। उसने परिजय को छुपने का बोला, मगर वो खामोश खड़ी रही, क्योंकि उन दोनों की अभी तक सुलह नहीं हुई थी। अमान ने फिर कहा तो परिजय ने नरमी से कहा, मैंने खुद बुलाया है पुलिस को। मगर क्यों? लेकिन उसका जवाब देने के बजाय परिजय ने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। उन्होंने परिजय को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर अमान ने उसे छोड़ने का बोला, मगर पुलिस अफसरान ने बताया कि हमें सबूत मिले हैं। जाहिद खानजादा का कत्ल आपकी वाइफ ने किया है। ये पहले भी फरार मुजरिम रही हैं और अब भी तो उन्हें हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते हैं। जो बातें अमान के कान सुन रहे थे वो चाहकर भी यकीन नहीं करना चाह रहा था। जब पुलिस उसे लेकर जाने लगी तो वो 1 मिनट का बोलकर निदा के जोर से गले लगी।
پھر ماتھا چومتے ہوئے بولی، خیال رکھنا اپنا، یہ دنیا بہت ظالم ہے، اپنے لیے اب سے تمہیں خود لڑنا ہے۔ امان کو اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا، لیکن تب تک پولیس اسے لے کر جا چکی تھی۔ اس کے جانے پر ندا بہت روئی، لیکن ندا نے امان کے لاکھ پوچھنے پر بھی اپنا منہ نہیں کھولا۔ زندگی میں یہ موڑ بہت عجیب سا آ گیا تھا۔ وہ تھانے پریزے کو ملنے گیا تو پہلے تو اس نے ملنے سے ہی انکار کر دیا، لیکن پھر امان کی لاکھ ضد پر جب ملنے کے لیے راضی ہوئی تو اسے دیکھتے ہی پوچھے بغیر بولی، اگر مجھ سے یہ پوچھنے آئے ہو کہ کیا واقعی زاہد کو میں نے مارا ہے تو ہاں، میں نے ہی مارا ہے، قتل کیا ہے اس لڑکے کا میں نے، اور کیوں کیا ہے یہ نہیں بتا سکتی۔ مگر امان وہاں سے جانے پر رضامند ہی نہیں تھا۔ لاکھ پوچھنے پر پریزے نے بتانا شروع کیا کہ تمہارے بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی، جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ میرے بھائی نے اسے مار دیا اور میں ونی ہو کر تمہارے ہی گھر آ گئی۔ یہ خبر امان کے لیے بہت بڑی اور نئی تھی۔ خادم اس کا بھائی جو اتنا شریف دکھتا تھا، وہ بھلا کسی کا قتل کیسے کر سکتا تھا؟ امان ابھی اس بات پر یقین نہیں کر پایا تھا جب پریزے مزید بولی، نہ جانے تمہارے خاندان کے مرد ہی ایسے تھے، یہ سبھی مرد ایسے ہوتے ہیں۔ اس رات زاہد نے میرے ساتھ برائی کرنا چاہی تھی، تبھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسے میں نے چھری مار دی تھی۔ پھر جیل گئی تو کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ جانتے ہو کس نے نکالا تھا جیل سے مجھے؟ زاہد نے نکالا تھا۔ یہ بات سن کر امان کو یقین ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ بھلا زاہد اسے کیسے نکال سکتا ہے۔ پریزے پہلے تو اس کے خلاف بول رہی تھی، لیکن پھر اچانک سے پریزے نے بیان بھی تو بدلا تھا۔ وہ دل ہی دل میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا جب پریزے کے جملوں نے اس کی سوچ کی تصحیح کر دی اور بولی، اس کے بعد وہ جیل میں آیا تھا، اس نے میرے ساتھ ڈیل کی کہ میں تمہیں بچاتا ہوں، تم مجھے بچا لو، میرے خلاف بیان مت دو، اپنا جرم مان لو، میں تمہیں جیل سے نکال لوں گا۔ لیکن جانتے ہو اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تاکہ وہ بچ جائے اور میں ساری عمر فرار مجرم کے طور پر رہوں۔ خیر میں نے اس کی بات مان لی اور وہ سب کیا جو اس نے کہا۔ پھر تم دوبارہ سے مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر راضی ہو گئے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوئی تو امان جلدی سے بولا، تو اسے مارا کیوں ہے اس وجہ سے؟ مگر پریزے پھیکا سا مسکرا کر بولی، نہیں، کیونکہ تمہارے بھائی نے تو کوشش کی تھی بدتمیزی کی میرے ساتھ، مگر زاہد نے تمہاری بہن کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس روز اسے اپنے ساتھ لے کر گئی تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے زاہد کا قتل کیا تھا، کیونکہ میری زندگی تو پہلے ہی برباد تھی، مگر میں اب اس کی زندگی کو مزید برباد نہیں رہنے دینا چاہتی تھی، مار دیا میں نے اسے۔ دیکھو اب بہن بھی تو خوش ہے نا تمہاری، اپنے مجرم کو یوں تڑپتا ہوا مرتا دیکھ کر۔ یہ بات سن کر امان کو اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے بعد پریزے کو پھانسی ہو گئی، کیونکہ امان نے اسے نکالنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ خود ہی نہیں آئی، اور جس روز اسے پھانسی ہوئی وہاں سب نے شکر کا کلمہ پڑھا، سوائے 2 لوگوں کے۔ ندا تو پھوٹ پھوٹ کر روئی، اور امان کو اس روز اندازہ ہوا کہ پریزے کے لیے اس کی پسندیدگی اب شدید محبت میں بدل چکی ہے، جو ساری عمر ختم نہیں ہو سکے گی۔